Assalamu alaikum, my dear audience. A very warm welcome to my YouTube channel. This is Dr. Amir Suhail from Thal University, Bakhar. Today we are going to present a very interactive session regarding how you can prepare your defense slides. So let's start. The first thing, the first slide should be your title slide. The title slide means in your first slide you mentioned your topic just like this: influence of financial social agents and attitude toward money on financial literacy, the mediating role of financial self-efficacy and moderating role of mindfulness. whatever आप लोगों का जो भी टॉपिक है आपने उसको फर्स्ट स्लाइड में अपने मेंशन करना है ताकि आपकी ऑडियंस को इस बात को क्लियरली समझने में आसानी हो कि आप कौन सा टॉपिक है, कौन से मेजर वेरिएबल्स हैं और कौन से मेजर रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज़ प्रेजेंटेशन आउटलाइन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो डिफेंस लेने वाले एक्सटर्नल्स हैं और जो आपके ऑडियंस हैं, अगर आपका पब्लिक डिफेंस हो रहा है या आपका वाइवा हो रहा है तो आपकी ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि आप अपनी स्लाइड्स में क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले जो स्लाइड्स का टाइटल्स हैं उनको देंगे: इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, मेथडोलॉजी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस स्लाइड्स. ये वो मेजर हेड्स हैं जो कि आपकी स्लाइड्स में होने चाहिए जब भी आप थीसिस की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो मेजर चीज़ आएगी वो आपका आएगा बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी. अगर आप थोड़ा सा अपना वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवा दें एट द स्टार्ट ऑफ योर स्लाइड्स, तो आपके जो लिसनर्स हैं, आपके जो एवेल्यूएटर्स हैं, उनको बड़ी आसानी हो जाती है इस बात को अंडरस्टैंड करने में कि आप बेसिकली किस टॉपिक पर बात करना जा रहे हैं और कौन से रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने अपने वेरिएबल्स को एक्सप्लेन आउट कर देना है, और लेकिन वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन आपने स्लाइड्स में नहीं डालनी, बल्कि आपने क्या करना है, सिंपली उन वेरिएबल्स का नाम लिखना है जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं. ये एग्जांपल के तौर पर हैं. हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, फाइनेंशियल सोशल एजेंट्स और एटीट्यूड टुवर्ड मनी. हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक मीडिएटिंग है और एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है. तो इनको डिफ़ाइन बेसिकली कर देना है कि व्हाट डज़ इट मीन बाय फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाट डज़ इट मीन बाय फाइनेंशियल सोशल एजेंट्स. ठीक है, तो जब आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, उसको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. 1-2 जो रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं रीसेंट पास्ट लिटरेचर की, आप उसको कोट करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप इसको अपने वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रेफरेंस कोट करें. आप जनरल डेफिनेशन बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्टडी होनी चाहिए. इसको ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस कहते हैं कि आपकी जो डेफिनेशन आपके इस थीसिस में जो आपने जिसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें आपने उसको क्या मीनिंग में, इंटेंडेड मीनिंग में लिया है फाइनेंशियल लिटरेसी को या सेल्फ एफिकेसी को या दूसरे किसी भी वेरिएबल्स को, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा. आगे चलते हैं. जैसे ही आप बैकग्राउंड थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देंगे अपने वेरिएबल्स को, तो फिर आप अगली बात पे आएंगे कि आपने ये वेरिएबल्स या ये स्टडी क्यों चूज़ की है. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ऑडियंस को ये समझाना कि इंस्पिरेशन क्या थी आपकी, आपकी क्या मोटिवेशन थी स्टडी की को कंडक्ट करने की. अब यहाँ पर आपको अपने मेजर आउटकम वेरिएबल को मोस्ट प्रोबेबली फोकस करना होता है, जो आपका रिसर्च वेरिएबल होता है. उसकी थोड़ी सी उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपने, उसको बताना है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, करंट ट्रेंड्स की फॉर्म में या व्हाट्सोएवर. तो उसको अगर आप यहाँ पर एक रेफरेंस मेंशन के साथ, मैंने थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइड्स जो सैम्पल स्लाइड है वो प्रेजेंट की जा रही है, तो यहाँ पर
फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ इन्वेस्टर्स को डिस्कस किया गया है रैशनल में, कि बेसिकली जो इन्वेस्टर्स की जितना नॉलेज है उसके पास, वो कितना ज़रूरी है उसकी फ़ाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर में। तो ये इसकी थोड़े से अगर आप 2-3 इंटरेक्टिव पॉइंट्स बता देंगे तो आपकी जो ऑडियंस है उसको समझ आ जाएगी कि बेसिकली आपने भाई क्यों टॉपिक सेलेक्ट किया। इसी में आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो बाद में आपने देना है, जो अगली मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली कौन से मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और आपने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो इंस्पिरेशन ऑफ द स्टडी इस तरीके से आपने उसको डिस्कस करना है। आगे चलिए। तो हमारे पास कुछ इस तरह से कुछ डायग्राम्स अगर आप बना लें छोटी छोटी, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेक्टिव रहती हैं। आपके जो ऑडियंस है उसको समझने में बड़ा आसानी रहती है। अब जैसे देखें कि यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की बात की जा रही है और इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है, इसमें इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और पोटेंशियल स्टूडेंट इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए है कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको सेलेक्ट करने की क्या रीज़न है, लॉजिक क्या है, ये सारा आपने सेकंड स्लाइड में देना है। लेकिन ज़्यादातर फोकस आपका होना चाहिए आपके मेन ओरिजिनल जो वेरिएबल है, यानी आउटकम वेरिएबल आपका जो है उस पर मेन फोकस करें, और उसके अलावा आप एरिया पे फोकस करें जिस एरिया में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एरिया है, अगर आपका कंज्यूमर का एरिया है या कस्टमर्स का एरिया है, अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं मैनेजमेंट की फील्ड में तो मैनेजमेंट का एरिया होगा, मार्केटिंग में मार्केटिंग का एरिया होगा। इस तरीके से डिफरेंट एरियाज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इनको ब्रीफली डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है हमारे पास, वो है रिसर्च गैप। अब ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए कि रिसर्च गैप से क्या मतलब है और ये हमें बताना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर यही आपकी मेन थीम है, यही जान है आपके थीसिस की। यहाँ पर अगर आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऑडियंस को कन्विंस कर लिया कि भाई आपने क्यों आपका टॉपिक सेलेक्ट किया जा रहा है। तो रिसर्च गैप की बात करते हैं तो इसमें जो है वो 3 मेजर गैप्स हैं जो आपने अपने ऑडियंस को समझाने हैं, अपने इवैल्यूएटर को समझाने हैं। उसमें पहला गैप आपका थ्योरेटिकल गैप होगा, यानी वेरिएबल या थ्योरी में आप क्या एडिशंस करने जा रहे हैं, आपका जो प्रपोज्ड मॉडल है वो बेसिकली किस तरह से हेल्प आउट करने जा रहा है डिफरेंट रिसर्चर्स को या डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी को, या जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में, या वो कौन से ऐसे गैप्स हैं रिगार्डिंग द वेरिएबल्स के, कोई ऐसा वेरिएबल्स का कम्बिनेशन जो आप यूज़ करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी यूज़ नहीं हुआ, या अगर वो यूज़ हुआ भी है तो उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। कुछ रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरिएबल यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, जितना फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा होगा उतना इन्वेस्टर्स अच्छा डिसीजन ले सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आई है, बट इसके अगेंस्ट भी कुछ लोगों ने बात की है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब फाइनेंशियल नॉलेज का होना ही ज़रूरी है, बल्कि अगर फाइनेंशियल नॉलेज ना भी हो तो एक्सपीरियंस का फैक्टर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। अब यहाँ पर आपने किसी एक पर्सन को सपोर्ट करना है और आपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में या जो भी आप लोकल कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये भी आपका एक थ्योरेटिकल गैप हो सकता है। इसके अलावा आपने जो थ्योरी यूज़ की है वेरिएबल्स के रेलेवेंट, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जा रही है, तो कुछ जो है वो ट्रस्ट, एक्सपीरियंस, माइंडफुलनेस, ऐसी कुछ बातें जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही हैं। तो यहाँ पर रेलेवेंट थ्योरीज़ जो हैं वो काम आएंगी, उनको डिस्कस होंगे। तो उसमें हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन यानी उनकी वैलिडेशन करेंगे कि हम वैलिडेट करेंगे कि यस यही वो थ्योरीज़ हैं जो कि बैक एंड पे इनको सपोर्ट कर रही होती हैं। ओके, अच्छा जी, अब आगे आते हैं मेथडोलॉजिकल गैप के हवाले से। क्वांटिटेटिव रिसर्च, अब आपने दूसरा गैप जो मेजर बताना है वो मेथडोलॉजी का गैप है। मेथडोलॉजी के गैप में आप बताएंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं हुई ऑलरेडी, बल्कि बहुत से रिसर्चर्स ने इसको डिस्कस तो किया है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट रिलेशनशिप जो है वो एक गैप है कि कुछ रिसर्चर्स ने इसको क्वालिटेटिवली यूज़ किया, कुछ रिसर्चर्स का पॉइंट ऑफ व्यू इसके हवाले से
क्वांटिटेटिवली था, बट उन्होंने इतना एक्सटेंसिवली उसकी जो मेथड्स हैं, उसकी पॉपुलेशन है, उसका सैंपल है, उसको ज़्यादातर जो है वो बड़ा लिमिटेड रखा। हम इसकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हम एक बहुत ही रिलायबल जो वे है क्वांटिटेटिव, इसमें सर्वे मेथड है या व्हाट्सएवर आप यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने जा रहे हैं और एक डीपर पॉपुलेशन को टारगेट आउट करने जा रहे हैं, जिसकी बेस पर हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे, अपने रिज़ल्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक मैथोडोलॉजिकल गैप है जो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप ज्योग्राफिकल गैप की तरफ आएंगे, जो कि अब आप लोकल सेटिंग की बात करेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें आप थोड़ा अगर इसको मज़ीद सेग्रीगेट कर लें डेवलपिंग वर्ल्ड में, या फिर आप उसको मज़ीद रीजन वाइज भी उसको डिवाइड कर सकते हैं कि इन सेक्टर्स में, इन एरियाज़ में, बेसिकली जोग्राफ़िकल एरियाज़ में स्टडी इस हवाले से इन वेरिएबल्स के कुछ कॉम्बिनेशंस को मिला के चेक किया गया था। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल सेटिंग ऐसी स्टडी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। एक और बात याद रखिएगा, बड़े ही कॉन्शियस रहिएगा, कभी भी वर्ड नो का वर्ड यूज़ नहीं करना कि नो स्टडी वाज या कंडक्टेड रिगार्डिंग दिस मैटर, बिकॉज आपका नॉलेज रिगार्डिंग लिटरेचर बड़ा लिमिटेड होगा। डेफिनेटली मे भी हो सकता है कि कोई ना कोई स्टडी जो है वो अवेलेबल हो या अपडेट हो रही हो। तो ये क्लेम करना बहुत बड़ा क्लेम है। इसमें ये है कि आप लिमिटेड स्टडीज़ का वर्ड जब करते हैं यूज़ और कहते हैं कि एज़ पर द बेस्ट ऑफ माई रिसर्च, एज़ पर द बेस्ट ऑफ रिसर्चर्स नॉलेज, तो फिर आप ज़रा सेफ एंड पे चले जाते हैं। तो ले जी जनाब, 3 गैप्स हैं जो आपने याद रखने हैं, थ्योरेटिकल, मैथोडोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल गैप। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है जो आप कर सकते हैं, वो आपका सेक्टर वाइज गैप हो सकता है। यानी आप जिस सेक्टर में स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट गैप अवेलेबल है कि कुछ स्टडीज़ कंडक्ट नहीं हुई इस एरिया को टारगेट आउट नहीं किया गया ज़्यादातर रिसर्चर्स की तरफ से, बल्कि जो, या आप ये कह सकते हैं कि करंट ट्रेंड में चल रहा है ये एरिया, तो आजकल इस पर डिबेट हो रही है, तो इसको ज़रा चेक करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप जो है वो डिफरेंट और अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर टॉपिक, राइट। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर तो कुछ रेफरेंस मेंशन हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंस ही मेंशन हो। आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा आपका होगा लिटरेचर रिव्यू का, यानी आप उसमें बताएंगे कि ये वो मेजर इश्यूज़ हैं जहाँ पर आपको जो आपके रिसेंटली स्टडीज़ जो है वो जिन एरियाज़ पर हो चुकी है, और फिर आप एक्चुअल अपना लोकल सेटिंग में, या आप उसको एक्चुअल प्रॉब्लम बताएंगे कि हाउ एवर से स्टार्ट करेंगे, हाउ एवर जो है अपना बताएंगे कि कौन सी स्टडीज़ ऑलरेडी कंडक्ट नहीं हो चुकी इस टॉपिक पर। उसके बाद आप उसको मूव ऑन करेंगे लास्ट पर कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट आप किस तरीके से करने जा रहे हैं। ये 3 फेजेस होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, जिसको आपने अपनी स्लाइड में भी मेंशन करना है। यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मैंने डेलिबरेटली जो है वो रॉन्ग बनाई हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझाने में आसानी हो कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर रेफरेंसेस कोटेड हैं, गुड, अच्छी बात है, बट यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक ही पार्ट जो है वो कोट किया गया है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम का एक जो है वो बुलेट हमें देना है कि एक्चुअली जो है वो कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और उसका सल्यूशन क्या हो सकता है पॉसिबल, हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। चलें जी, इसको मूव करते हैं आगे। आपकी रिसर्च की मेजर चीज़ अब आ गई है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करने जा रहे हैं। यहाँ से 2 से स्टार्ट कर लेंगे और अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पहले बताएंगे। अगर कोई मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग है तो उसको भी डिफ़ाइन कर देंगे। तो जनाब, ये रीडिंग स्लाइड है, ज़्यादातर इसको ज़्यादातर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मूव करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस सिमिलर टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के बता देना है कि क्या क्या हैं, लेकिन उसको कोशिश ये करनी है कि अपने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग के हवाले से जितने आपके हाइपोथेसिस डेवलप हो रहे हैं उतने ही आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, तो ज़रा आसानी हो जाती है। ले जी, लास्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन का है वो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस में अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है आपकी स्टडी की,
यानी आपकी जो स्टडी है वो किन किन लोगों को फ़ायदा दे रही है, यानी क्या 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 थ्योरेटिकल बेस पर क्या उसका फ़ायदा होगा, क्या जो रिसर्चर्स हैं उसको कौन सी एम्बिगुइटी जो है वो रिमूव आउट होगी आपकी स्टडी से, या कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी में मज़ीद सपोर्ट मिल रही है आपकी स्टडी की वजह से। फिर अगर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो आपको प्रैक्टिकली इसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है जिस फील्ड के रेलेवेंट आप रिसर्च करें। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रेलेवेंट रिसर्च कंडक्ट की जा रही है तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस रिसर्च का फ़ायदा होगा। उसके अलावा इस रिसर्च का फ़ायदा पॉलिसी मेकर्स को होगा, ब्रोकर्स को होगा, और जितने भी एससीसीपी और जितने भी रेगुलेटरी इदारे हैं उनको पता होगा कि इन्वेस्टर्स जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस तरीके से लेता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको हिंडर करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो है वो एक्चुअल जो है वो डिसीजन मेकिंग में, और इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या रोल है। तो ये तो इसी स्पेसिफिक टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है। अब आप अपने टॉपिक के हवाले से उसकी प्रैक्टिकल और जो है वो थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस को मेंशन आउट कर देंगे। लीजिए ये आपका कंप्लीट हुआ सिग्निफिकेंस इंट्रोडक्शन का चैप्टर। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लिटरेचर रिव्यू का पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। फ़ी अमानुल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट सेशन में आपसे इंटरेक्ट करते हैं।